तुम्हें बहुत समय दे दिया हमने और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। ये कहानी है मोटापुर जंगल की, जहाँ पक्षियाँ ही पक्षियाँ रहते थे। वहीं पर दो बाज भी रहते थे, सोनू और मोनू। वो दोनों भाई भाई थे और सोनू तो बहुत ही गंदा था और मोनू बहुत ही अच्छा। सोनू हमेशा कुछ चीज लेने के लिए बाकी पक्षियों को मार देता था और मोनू वही काम बहुत ही प्रेम से और सरल तरीके से कर देता था। सोनू एक दिन दाना लेने के लिए जंगल में निकल गया। ए चिड़िया, मुझे अपना दाना दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं अपना खाना खुद लाई हूँ, तुम अपना जाकर लाओ। मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना खाना? सोनू उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस चिड़िया को मार देता है। वहीं उसी जगह से मोनू उड़कर जा रहा होता है। वह एकदम देखता है कि सोनू ने उस चिड़िया को मार दिया है। वह जल्दी से जाकर सोनू को वहां से हटा देता है और मोनी चिड़िया के बच्चे को बचा लेता है अपने भाई सोनू से। तो कितना बदतमीज है रे सोनू, हाँ? तू हर एक पक्षी को मार देता है और तू अब इसके बच्चे को भी खा रहा था। हाँ तो बच्चों से मुझे क्या करना? तो कितना पत्थर दिल है रे, हाँ? तुझे इन छोटे बच्चों की मासूमियत नहीं दिख रही? नहीं, मुझे अपना पेट भरने से मतलब है। वो दोनों जंगल की एक गुफा के अंदर रहते थे। मोनू हमेशा सबकी मदद करना चाहता था और सोनू हमेशा मारकर काम चला लेता था। एक दिन सोनू एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। तभी उस पेड़ से आवाज आने लगी, बचाओ, बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? वो जो सामने पेड़ दिख रहा है तुम्हें, वो मेरी ही जड़ से आया है और उसे किसी ने तीर मार दिया। अब उसको दर्द हो रहा है, तुम उस तीर को निकाल दो। मैं क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। निकाल दो बाज बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। फिर तुम मेरी कभी भी मदद ले लेना। सोनू बाज बिना कुछ बोले वहां से उड़कर चला जाता है और वहीं पीछे से मोनू बाज आ जाता है और वहीं पर आकर बैठ जाता है। पेड़ तब भी रो रहा होता है। मोनू उसकी आवाज सुनता है, फिर उनसे पूछता है, पेड़ दादा, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? बाज बेटा, मेरी मदद करो। वो जो सामने पेड़ है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और उसको किसी ने तीर मार दिया। तुम उसे निकाल दो। मोनू बाज जाकर तीर निकाल देता है और पेड़ दादा बहुत खुश हो जाते हैं। मोनू, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझे आकर बता देना। हाँ पेड़ दादा, बिल्कुल। उस जंगल में सबको खाना तोते राज्य से मिलता था। तोता सबको बराबर खाना देता था, इसलिए तोते को सब बहुत मानते थे। लेकिन सोनू हमेशा अपना खाना खाकर दूसरों का खाना चोरी कर लेता था और फिर उसकी शिकायत लेकर बाकी पक्षी तोते के पास जाते थे। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत शिकायत मिली है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम एक एकांत गुफा में रहोगे और तुम्हें वहां कोई खाना नहीं देगा, और अगर तुमने किसी को चुरा कर उसे चारा बनाया तो तुम्हें और कठिन सजा मिलेगी। सोनू ये सुनकर वही करता है जो तोते राजा कहते हैं। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सोनू को बहुत भूख लगती है। वो चुपचाप बाहर उड़कर शिकार पर चला जाता है ताकि तोते राजा को पता ना चले। और वो एक पक्षी को मारकर उसे अपना खाना बना लेता है। तोते राजा को ये बात फिर सुनने में आती है कि सोनू ने किसी पक्षी को मारकर खा लिया है। तो तोते राजा सोनू को बुलाते हैं। सोनू, अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम जैसे औरों की जान लेते हो, आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें बहुत समय दे दिया हमने और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। तोते राजा ऐलान कर देते हैं कि अब सोनू बाज की बलि ले ली जाए। वहीं से मोनू बाज आता है और सोनू बाज की जगह बैठ जाता है और गलती से सोनू बाज की बलि के बजाय मोनू बाज की बलि चढ़ जाती है। और सोनू हैरान हो जाता है कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। वो अपने बराबर में देखता है कि उसका भाई मर चुका है और बलि भी उसकी ही चढ़ चुकी थी। सोनू बाज बहुत रोता है। सोनू बाज, देख लो तुम्हें कितना अच्छा भाई मिला था। उसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। तुम्हारी गलती बचाने के लिए उसने अपनी बलि दे दी। सोनू बाज बहुत रोता है और कुछ बोल नहीं पाता और सदमे में आ जाता है। फिर वो अपनी गुफा में जाकर वापस रहने लगता है। सोनू भाई को अपने भाई की बहुत याद आती है कि कैसे वो साथ में उड़ते थे और खेलते कूदते थे। इसके बाद सोनू बाज ने एक भी पक्षी की जान नहीं ली, बल्कि उनकी मदद करने लगा और बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। मोनू बाज की बलि देने के बाद सोनू बाज को समझ आ गया कि एक बेगुनाह की जान जब जाती है तो कितना दुख होता है। वो किसी का परिवार का सदस्य होता है और किसी को जान से प्यारा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि हमारे बुरे बर्ताव से किसी दूसरे पर बुरा असर पड़े। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर हैं। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रहकर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था।
फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में 2 खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।